अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस सैयद मुज़म्मिल अली योर ट्यूटर फॉर कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस। बेटा आज की क्लास का एजेंडा ये है कि हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर ने ऑडिट रिस्क के टॉपिक से पूछा है। आए केस पढ़ते हैं, लेकिन केस पढ़ने से पहले हम रिक्वायरमेंट को देखेंगे। आज रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन audit risk from the above scenario and link each risk to the relevant component of audit risk। रिक्वायरमेंट पहले समझे। रिक्वायरमेंट क्या है, दोबारा पढ़ूंगा। रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो एंड लिंक ईच रिस्क टू द रेलिवेंट कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। इसका क्या मतलब है? अब आपको जो भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है ना, अपने दिमाग से, अपनी सोच से नहीं करना है, आपको सिनेरियो पढ़ना है। ठीक है, जब आप ऊपर सिनेरियो पढ़ेंगे तो सिनेरियो पढ़ते हुए आपको ऑडिट रिस्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब सिनेरियो पढ़ेंगे तो आपको ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। अगली रिक्वायरमेंट क्या है? एंड लिंक ईच रिस्क टू द रेलिवेंट कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। अब कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क कितने हैं? तो भाई 3 कंपोनेंट हैं ऑडिट रिस्क के। पहला कंपोनेंट का नाम क्या है? इनहेरेंट रिस्क। दूसरे कंपोनेंट का नाम क्या है? कंट्रोल रिस्क। तीसरे कंपोनेंट का नाम क्या है? डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को जब आप कंबाइन करेंगे तो कहा जाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं। अगर तो मैं ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट बताऊं तो ऑडिट रिस्क इज द मल्टीपल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अगर तो मैं ये कह दूं कि इनहेरेंट रिस्क इज द पार्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तो आप मेरी बात मानेंगे। अगर तो मैं ये कह दूं कि कंट्रोल रिस्क इज द पार्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तो आप मेरी बात मानेंगे। ठीक है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क सही है, या मैं कह दूं इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एग्जामिनर चाह क्या रहा है? अगर तो आपने ऊपर से 10 प्रोसीजर्स लिख दिए ना, कितने प्रोसीजर्स लिख दिए? 10 प्रोसीजर आपने लिख दिए, लेकिन आपने उन प्रोसीजर्स को जो है रेलिवेंट कंपोनेंट के साथ लिंक नहीं किया, तो भाई एग्जामिनर कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, शायद आपको 6-7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस सवाल में 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि सिनेरियो को पढ़ना है। सिनेरियो को पढ़ने के बाद जो है सिनेरियो में से रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर उन रिस्क आइडेंटिफाई जब आप करें तो आपको ये बताना है कि आया ये रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई किया ये इनहेरेंट रिस्क से आपने इनहेरेंट रिस्क का पार्ट है, या जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया ये कंट्रोल रिस्क का पार्ट है, या जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया डिटेक्शन रिस्क का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो है वो 10 मार्क्स इस तरह से बनते हैं। अगेन आप लोगों को जो है वो आंख बंद करके जो है ना 17-18 रिस्क नहीं निकालने हैं। सही है। यहाँ पे अब आपको देखना है कि आपके पास जो है ना वो तकरीबन 10 मार्क्स है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि भाई 1 नंबर आपको मिला जाएगा रिस्क को डालने का, रिस्क बताने का सिनेरियो से, और शायद आपको आधा नंबर मिलेगा, आपको आधा नंबर मिलेगा कि आपको ये बताने का है कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है ये किस कंपोनेंट से है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो एक रिस्क और उसका एक कंपोनेंट मिला के होगा 1.5 नंबर। ये एक मेरा रफ एस्टिमेट है। जब हम जो है वो एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम वहाँ पे देखेंगे, जब हम मार्क स्कीम पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि आईकैप का एग्जामिनर और क्या कहता है, या आईकैप की मार्क स्कीम कैसे आई है, वो हम देखेंगे। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्क स्कीम है, एग्जामिनर कमेंट है, भाई ये तो पेपर के बाद आते हैं ना, अभी तो आप पेपर में बैठे हो। और जब आप पेपर में बैठे हो तब आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि यार एक अच्छा रिस्क अगर मैं निकालता हूं और उस रिस्क को मैं उसके रेलिवेंट कंपोनेंट से जोड़ता हूं तो भाई तकरीबन 1.5 नंबर है। तो 10 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू तकरीबन 6.5 के करीब कोई फिगर आती है। तो भाई आप इस सवाल में अगर 7 रिस्क निकाल लेना, 7 रिस्क आप इस सवाल में 7 रिस्क निकालें और उन 7 रिस्क को उसके कंपोनेंट के साथ जिसे कहते हैं बता देना, तो मोर देन इनफ है। 8, 10, 11, 12 रिस्क और उसके कंपोनेंट नहीं लिखीगा, वजह इसकी यह है कि आईकैप के पेपर में टाइम बाउंड है, टाइम प्रेशर है। सही है, अगर तो आपको ने यहाँ पे 12-13 जिसे कहते हैं वो रिस्क भी आइडेंटिफाई कर दिए और 12-13 आप जो है आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, क्या होगा भाई ये सवाल में तो चलो आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, अगले सवालों में आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा।
तो जिस जिस तरह मैं आपको पास्ट पेपर कराता रहूंगा तो मैं आपको सोचने का तरीका दूंगा कि जब आप एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठे होंगे तो आपको कितने रिस्क लिखने हैं। सही है, तो इस सवाल के अंदर अगर चलो भाई 7 नहीं 8 लिख लो, समझ में आता है, 7 नहीं 6 लिख दो, चलो समझ में आता है, तो समवेयर बिटवीन 6 से 8 एग्जाम में आप जो है ना वो एक एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि आप 8 एक्स्ट्रा लिख रहे हैं या आप भाई को आपको 7 बताना आप 2 लिख कर आ रहे हैं, नहीं भाई गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको दिमाग दे दिया है। सवाल क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क from the above scenario and link each risk to the relevant component of audit risk। और अभी मैंने आपको audit risk के component भी बता दिए थे। आए अब सवाल पढ़ते हैं। You are the audit manager in खान एंड कंपनी, यानी जो रोल मेरे पास है वो एक ऑडिट मैनेजर का रोल है, यानी जिस रोल के ऊपर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो ऑडिट मैनेजर का रोल होगा। इन खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स and are currently involved in the audit of Lahore Electronics Limited for the year ending 30 September 2025। LEL is a listed company engaged in the import and distribution of consumer electronics। भाई हम लोग एक ऑडिट मैनेजर है, यानी जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसका रोल क्या है, उसका रोल ऑडिट मैनेजर का रोल है। वो किस फर्म में काम कर रहा है, वो खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में काम कर रहा है, ठीक है। और वो किस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहा है, वो क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहा है लाहौर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, और जो ईयर एंड इसमें शामिल है वो है 30 सितंबर 2025, ठीक है। और सवाल में मेंशन है कि लाहौर इलेक्ट्रॉनिक इज अ लिस्टेड कंपनी engaged in the import and distribution of consumer electronics। The following information has been obtained during the planning stage। भाई प्लानिंग स्टेज में कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिली है, वो क्या इंफॉर्मेशन है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट करेंसी डेप्रिसिएशन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हैव इंक्रीज शार्पली। LEL's management is concerned about the potential decline in sales volume and has introduced a buy now pay later scheme for retailers offering extended credit terms up to 180 days। तो बेटा जब पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है ना मैंने, तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ के मल्टीपल रिस्क दिमाग में आ रहे हैं। सही है, तो अभी बेसिक रिस्क डिस्कस करेंगे, जब सोल्यूशन पे जाएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला रिस्क आप क्या देख रहे हैं भाई, पहला रिस्क आ रहा है करेंसी डेप्रिसिएशन का। सही है, इसका क्या मतलब है भाई कि आपकी IAS 21 यानी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन सही से जो है वो रिकॉर्ड ना हुई भी हो या सही से ट्रांसलेट ना हुई भी हो, ये एक रिस्क है, एक पोटेंशियल रिस्क है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हुआ, इंपोर्टेड गुड्स आपके महंगे हो गए। करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आपके इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाते हैं, द हैव इंक्रीज शार्पली, महंगे हो गए। उसके अलावा आप एक चीज और देखो कि भाई मैनेजमेंट की जो है वो सेल्स डिक्लाइन हो रही है। एलियस मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट पोटेंशियल डिक्लाइन इन सेल्स वॉल्यूम। और अब आपको पता है कि कितना इंसेंटिव होता है सेल्स को बढ़ाने का, तो चूंकि डिक्लाइन हो रही है सेल्स वॉल्यूम तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो है मैनेजमेंट प्रेशर में हो टू इंक्रीज सेल्स। क्या पता है इसकी वजह से फेक सेल्स जो है वो रिकॉर्ड कर दें। अब मैं एक बात यहाँ पे सबर करूंगा और एक चीज मैं आपसे बोलूंगा, बेटा रिस्क का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो इवेंट अकर हो जाए। देखें, याद रखें, रिस्क का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो इवेंट अकर हो जाए। यहाँ पे आप समझें, मिसाल लेकर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में ली। फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेकर समझें, आज 2026 आ गया। सही, तो 2020 में मैंने गाड़ी ली, मुझे रिस्क था। मुझे क्या रिस्क था यार, ये जो गाड़ी मैंने ली है ये चोरी भी ना हो जाए या एक्सीडेंट भी ना हो जाए। सही है, तो 2020 में इस रिस्क से कैटर करने के लिए मैंने एक प्रोसीजर किया। मैंने क्या प्रोसीजर किया, मैंने इंश्योरेंस ले ली। मैंने इंश्योरेंस ले ली कि इंश्योरेंस कंपनी ये प्रीमियम पकड़े और खुदा ना खास्ता अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी या मेरी गाड़ी को मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप जो है ना मुझे मेरी गाड़ी सही करके दे देना या उसके बस पैसे दे देना। तो रिस्क क्या था, कि रिस्क ये था कि यार मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इंश्योरेंस ले ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में भी ऐसी कोई नौबत नहीं आई, 2021 में भी नहीं आई और आज तक भी नहीं आई। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग के दिमाग में ये चीज़ होती है कि अगर हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो रिस्क का मतलब ये होता है कि वो इवेंट अकर हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है।
रिस्क जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप मोहतात हो जाते हैं, आप जो है वो प्रोसीजर्स अच्छी तरह फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि मैनेजमेंट का रिस्क होगा कि रेवेन्यू में फिक्टिशियस जो है उन्होंने सेल्स रिकॉर्ड की होगी, ये एक रिस्क है ना, सही है, ये एक रिस्क है। लेकिन अब कोई बच्चा इस तरह सोचे कि ये होना ही चाहिए, तो बेटा वो सोच गलत है। जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो आप मोहतात हो जाते हो। जिस तरह मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया कि मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए तो मैं मोहतात हो गया। जब मैंने मोहतात हुआ तो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया। मैंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया? मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया कि भाई मैंने इंश्योरेंस ले ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए, मेरी गाड़ी ना ही चोरी हुई और ना ही क्या हुआ, उस पर कभी एक्सीडेंट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अल्लाह पाक आगे भी ऐसी चीज ना करवाए। इसी तरह से जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया तो आप मोहतात हो गए। किस बात पे मोहतात हो गए? कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया अब आप उस पर प्रोसीजर्स करेंगे। जब आप प्रोसीजर्स करेंगे तो आपको मालूम चला कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया वो इन एक्चुअल अकर ना है, वो एक्चुअल में रिकर अकर नहीं हुआ है, वो एक्चुअल में इंकर नहीं हुआ है। तो बेटा ये तो समझा रहा हूं कि जो रिस्क आप आइडेंटिफाई करते हैं उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो इंकर भी होगा या वो अकर भी होगा। भाई वो रिस्क आप जब आइडेंटिफाई करते हैं तो एज एन ऑडिटर आप मोहतात हो जाते हैं, और जब आप ऑडिटर मोहतात हो जाता है तो ऑडिटर उस पर एक्शंस परफॉर्म करता है। और वो एक्शंस क्या होते हैं? वो एक्शंस सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये बात आप अपने माइंड में ज़हनशी कर ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मुबालता होता है, गलत फहमी होती है कि अगर तो वंस रिस्क आइडेंटिफाई हो गया तो वो रिस्क ऑलवेज अकर होगा। तो ऐसा नहीं होता। इसमें आप गाड़ी वाली मिसाल ले लीजिएगा कि मुझे हर साल रिस्क है कि मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए, मैं हर साल प्रीमियम देता हूं, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई, मेरी गाड़ी पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं हर साल मुझे रिस्क रहता है, हर साल की गाड़ी चोरी ना हो जाए। तो मैं हर साल प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं और प्रोसीजर परफॉर्म करके वो गंदा इवेंट, अनडिजायरेबल इवेंट अकर नहीं होता। तो यही मिसाल है कि जब आप ऑडिट करेंगे तो आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, सही है। जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑडिटर मोहतात हो जाएगा, ऑडिटर अच्छे से काम करेगा। अच्छे से काम करके ऑडिटर जी को पता चलता है कि जो है वो रिस्क अकर नहीं हुआ, इनकर नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं, आगे चले। तो अब क्या रिस्क है? एक रिस्क तो मैंने आपको सेल्स वॉल्यूम का बता दिया, उसके अलावा बाय नाउ पे लेटर। देखें भाई, आप आज खरीद के जाएं बाद में दें, आप अपने ऊपर लेके देख लें कि जब कोई बंदा माल उधार पे लेता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बैड डेट्स हो जाए या रिकवरेबिलिटी ना हो, सही है। और आपने उसके बाद 180 डेज का क्रेडिट टर्म भी दे दिया, तो इसमें रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं। In the prior year, a fraud was uncovered in which a warehouse supervisor colluded with a retailer to misappropriate inventory. Collusion का मतलब होता है आपस में मिल जाना। collusion का क्या मतलब होता है? आपस में मिल जाना। सवाल में क्या है? पिछले साल में एक फ्रॉड जो है वो आइडेंटिफाई हुआ। वो फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई हुआ? कि वेयरहाउस सुपरवाइजर कोल्यूडेड विद अ रिटेलर टू मिसअप्रोप्रिएट इन्वेंट्री. Management claims to have strengthened internal controls over warehouse dispatches but has not provided documentation to support the changes in internal control. भाई पिछले सालों में फ्रॉड हुआ था कि क्या फ्रॉड हुआ था? कोलूजन हो गई थी रिटेलर की और वेयरहाउस की, ठीक है, वेयरहाउस सुपरवाइजर की, जिसकी वजह से इन्वेंट्री में मिसअप्रोप्रिएशन हो गई, इन्वेंट्री में चोरी हो गई। सही, मैनेजमेंट कह रही है कि हमने क्या करा, चूंकि लास्ट टाइम जो है वो चोरी हो गई थी, तो मैनेजमेंट ये कह रही है कि भाई हमने अपने सिस्टम्स को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैनेजमेंट ने जो है वो ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं की है। मैनेजमेंट क्लेम्स टू हैव strengthened internal controls over warehouse dispatches but has not provided documentation to support the changes in internal controls. LEL has recently expanded its supply network by importing products from multiple overseas suppliers. These goods are stored in third-party warehouses near the port before delivered to LEL's facilities. भाई आपकी इन्वेंट्री क्या है? थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे जो है वो स्टोर है। तो सोचें भाई, जब थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे स्टोर होगी तो ऑडिटर जी वहां पे जाएगा प्रोसीजर परफॉर्म करने, तो यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क आ सकता है। Record of these goods are maintained separately by the warehouse operator and are manually integrated. भाई मैनुअल इंटीग्रेशन है, मैनुअल इंटीग्रेशन में चांसेस ऑफ एरर होते हैं into LEL's record. Now requirement: identify and explain the audit risk from the above scenario and link each risk to the relevant component. भाई आपने केस अच्छे से समझा, आपने केस अच्छे से समझने के बाद आपने रिक्वायरमेंट समझ ली। अब जो है ना कोई बच्चा भी अगर 10, 12, 15 रिस्क लिख देगा तो वो बेवकूफ़ी करेगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा, जिसकी वजह से उसके आगे आने वाले सवाल कंप्लीट नहीं होंगे और पेपर के पासिंग चांसेस कम हो जाएंगे।
तो जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट को ज़हन नशीद कर लेना है। इसमें आपको 7-8 प्रोसीजर्स ही लिखने हैं, ठीक है। और जब आप प्रोसीजर लिखेंगे तो आपने जो भी आपको 7-8 रिस्क लिखने, गलत अल्फाज इस्तेमाल किया मैंने, आपको इस क्वेश्चन में 7-8 रिस्क लिखने, 7-8 रिस्क। और जब भी आप रिस्क लिखेंगे तो आपको उसके रेलिवेंट कंपोनेंट को टैग करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने सवाल में पूछा हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो एंड लिंक ईच रिस्क टू द रेलिवेंट कंपोनेंट। आए समझते हैं। अगेन बेटा रिस्क जो है ना वो घर से लेके नहीं आने, जर्नल रिस्क नहीं लिखने कि भाई हमारे फलां टीचर ने समझाया था कि जब फॉरेन करेंसी होगा तो ये कर देंगे, सही, जब थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे स्टोरेज होगी तो ये कर देंगे। रिस्क आइडेंटिफाई होंगे केस से, ठीक है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे फैक्ट फ्रॉम दी सिनेरियो बता दिया, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर आपको ये फैक्ट फ्रॉम सिनेरियो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करके लिख दीजिएगा, सही, और उसकी एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। एनी हाउ अगर तो आप फैक्ट फ्रॉम द सिनेरियो लिख भी देंगे तो ये कोई लिखना गलत बात नहीं है, सही है। इसका मतलब नहीं है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देगा। एनी हाउ टाइम का अगर मसला होगा तो आप फैक्ट के बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, सही है। तो मैं आपको इस तरह समझा रहा हूं कि मैंने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया वो किस तरह से आइडेंटिफाई किया, समझिएगा। फैक्ट फ्रॉम सिनेरियो में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट करेंसी डेप्रिसिएशन हैज शार्पली इंक्रीजेस प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो इससे क्या ऑडिट रिस्क आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? आप इससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिस्क, ठीक है ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रिस्क है, क्यों है? व्हाई इट इज एन ऑडिट रिस्क, और ये पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट क्यों है? ड्यू टू सिग्निफिकेंट करेंसी डेप्रिसिएशन इंपोर्टेड इन्वेंट्री में नॉट बी करेक्टली वैल्यूड and foreign exchange differences may not be appropriately accounted for, resulting in misstatement of inventory and cost of sales। और ऑडिट रिस्क कंपोनेंट जो इस वजह से हिट हो रहा है वो हो रहा है इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। आप आगे चले। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट अ पोटेंशियल डिक्लाइन इन सेल्स वैल्यू, सही है। ये फैक्ट भी हमने सिनेरियो से उठाया। ये लाइन पढ़ के आपके दिमाग में क्या चीज क्लिक करनी चाहिए? आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करनी चाहिए, रेवेन्यू ओवर स्टेटमेंट होगा, रेवेन्यू में रिस्क होगा ओवर स्टेटमेंट का। क्यों होगा उसको एक्सप्लेन करना है। प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट एक्सपेक्टेशंस में क्रिएट एन इंसेंटिव टू ओवरस्टेट रेवेन्यू और रिकॉर्ड सेल्स प्रीमैच्योरली। फिर से पढ़ लेता हूं। प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट एक्सपेक्टेशंस में क्रिएट एन इंसेंटिव टू ओवरस्टेट रेवेन्यू और रिकॉर्ड सेल्स प्रीमैच्योरली। अगेन जो कंपोनेंट ऑडिट रिस्क का आपने इस रिस्क पे आइडेंटिफाई किया वो है इनहेरेंट रिस्क। एक और चीज हम फैक्ट उठाते हैं, क्या? बाय नाउ पे लेटर स्कीम इंट्रोड्यूस विद क्रेडिट टर्म्स अप टू 180 डेज, रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल रिस्क, सही है। एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड, इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ कस्टमर डिफॉल्ट रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट इम्पेयरमेंट, ईसीएल प्रोविजंस एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। भाई जर्नल सी बात है ना, आप पहले जो है वो 30 दिन में जो है वो कस्टमर से जो है पैसे जो है वो ले रहे थे। कस्टमर को भी पता था यार 30 दिन में पेमेंट करनी है, अब आपने 180 दिन कर दिया। कस्टमर बोलेगा चलो यार एक काम करते हैं, दे देंगे ना, 180 दिन में दे देंगे। अब 180 दिन गुजर जाए, कस्टमर बोलेगा नहीं यार छोड़ो, अब तो उन्होंने बढ़ा दिया, एक काम करते हैं 200 दिन में देते हैं। फिर आपने 200 दिन में उसको फॉलो किया, कस्टमर ने बोला नहीं यार मैं देता ही नहीं, या मेरे हालात खराब हो गए, ठीक है। तो खुद सोचो ना, जब 180 डेज आप अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहे हैं, सही है, आप एक्सटेंड कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि भाई प्रोविजन आ जाएगा, सही है, ईसीएल आ जाएगा। भाई तो एक चांस है ना, दोबारा पढ़ें। एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड्स इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ कस्टमर डिफॉल्ट, लाइक्लीहुड रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट इम्पेयरमेंट स्लैश ईसीएल। ईसीएल का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, प्रोविजंस एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो भाई जब आपने एक्सटेंड कर दी तो यहाँ पे आपके पास रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल रिस्क आ जाता है। अगेन ये इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। क्रेडिट टर्म्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली एक्सटेंडेड टू रिटेलर्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क, extended payment arrangements may contain financing elements or unusual sales terms which could lead to incorrect timing of revenue recognition। Again ये inherent risk है। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको कोई चीज भी याद नहीं करनी है, सही है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वंस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको केस को अच्छे से पढ़ना है। केस को अच्छे पढ़ने से, केस को जब आप अच्छा पढ़ लेंगे तो क्या करना है भाई, आपको जो है वो रिस्क आइडेंटिफाई करना है उस फैक्ट फ्रॉम द सिनेरियो से, ठीक है। और फिर जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है।
और वंस आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो फिर आपको ट्रैक करना है कि ये किस कंपोनेंट से है, आया ये इनहेरेंट रिस्क कंपोनेंट से है, या ये कंट्रोल रिस्क से है, या ये डिटेक्शन रिस्क से। ठीक है, चलो आगे चलें। अब एक और था, सेकंड पॉइंट में था प्रायर फ्रॉड इन्वॉल्व कोल्यूजन बिटवीन वेयरहाउस सुपरवाइजर एंड रिलेटेड टू मिस अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री। तो भाई रिस्क क्या आ गया, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का रिस्क है ना, कि चोरी तो हुई है, क्या पता इस साल ना हो जाए, फिर दोबारा ना हो जाए। अगर तो इस साल भी दोबारा हो जाएगी तो भाई इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस का रिस्क तो आ गया ना। प्रीवियस फ्रॉड इंडिकेट्स इन्वेंट्री ससेप्टेबल टू थेफ्ट एंड इन्वेंट्री क्वांटिटीज रिकॉर्डेड मे नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, इनहेरेंट रिस्क। Management claims controls have been strengthened but has not provided supporting documentation। भाई मैनेजमेंट कह रही है कि हमने अपने कंट्रोल्स बढ़ा दिए लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रही। भाई क्या रिस्क है, इनइफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। जब बात कंट्रोल की आ जाती है तो आप समझ जाएंगे जो कंपोनेंट हेड होगा वो कंट्रोल रिस्क होगा, इनहेरेंट रिस्क नहीं होगा। और ये इनइफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल रिस्क क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग रिवाइज कंट्रोल इंक्रीज द रिस्क that weaknesses continue and inventory misappropriation may not be prevented or detected. Products are stored in third party warehouse near the port। आप खुद देखें ना कि सवाल में मेंशन है कि भाई हमारी इन्वेंट्री जो है वो थर्ड पार्टी वेयरहाउस में है, तो इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस एंड राइट रिस्क सही है। इन्वेंट्री हेल्ड एट थर्ड पार्टी लोकेशन में नॉट फिजिकली एग्जिस्ट or may not be under LEL's control resulting in misstatement of inventory balances। ये inherent risk है। इसका डिटेक्शन रिस्क भी हो सकता है, वो मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा। Records are maintained separately by the warehouse operator। Completeness and accuracy risk relating to inventory records। Reliance on external records increases the risk that inventory quantities recorded by LEL are incomplete or inaccurate। भाईजान कंट्रोल रिस्क है। कंट्रोल रिस्क क्यों है, क्योंकि रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली बाय द वेयरहाउस ऑपरेटर। कंट्रोल वीक है, सही है, कंट्रोल वीक है तो कंट्रोल रिस्क है। कंट्रोल रिस्क क्यों है, रिलायंस ऑन एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स इंक्रीजेस द रिस्क दैट इन्वेंट्री क्वांटिटीज रिकॉर्डेड बाय एलियर आर इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट। अगेन अगला रिस्क कंट्रोल रिस्क क्या है, वेयर हाउस रिकॉर्ड्स आर मैनुअली इंटीग्रेटेड इनटू एलईएल्स रिकॉर्ड। भाई मैनुअल इंटीग्रेशन है, सही है, कोई सिस्टम नहीं है, तो कंट्रोल रिस्क कितना बड़ा है। डेटा प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग रिस्क। मैनुअल इंटीग्रेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओमिशन, डुप्लीकेट एंट्रीज, इनकरेक्ट क्वांटिटीज और रिकॉर्डिंग एरर्स इन इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। सप्लाई नेटवर्क एक्सपेंडेड टू मल्टीपल ओवरसीज सप्लायर्स। भाई ये फैक्ट था, इससे क्या रिस्क है, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग एंड कट ऑफ रिस्क। भाई मल्टीपल सप्लायर्स हैं तो कट ऑफ का मसला भी आ सकता है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परचेजेस, शिपमेंट्स एंड इन्वेंट्री मूवमेंट्स इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स इन रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री रिसीट्स एंड ईयर एंड कट ऑफ, इनहेरेंट रिस्क। अगेन प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन थर्ड पार्टी वेयरहाउस नियर द पोर्ट, सही है, तो इसमें डिटेक्शन रिस्क भी आ सकता है। ऑडिटर में नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड एट थर्ड पार्टी लोकेशंस। ठीक है, क्यों है भाई, इन्वेंट्री इज नॉट हेल्ड एट एलईएल्स प्रीमिसेस एंड इज अंडर द कस्टडी ऑफ एक्सटर्नल वेयरहाउस ऑपरेटर्स। If the auditor does not attend inventory count or obtain reliable third party confirmations, material misstatements in inventory may remain undetected। अगली चीज, records maintained by warehouse operators are manually integrated into LEL's record। इससे डिटेक्शन रिस्क कैसे निकलेगा, errors arising due to manual integration may not be detected by audit procedures। Multiple records maintained by different parties and manual data transfers increases the volume and complexity of transactions unless extensive reconciliations and substantive procedures are performed। Material recording errors may remain undetected by the auditor, detection risk। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्र करें, देखें चूंकि मैं आपको समझा रहा था तो मैंने यहाँ पे जो है वो 7 से ज्यादा रिस्क मेंशन किए। ठीक है, एग्जाम एनवायरनमेंट में आप 7 और 8, और ये 7 और 8 ये एक फ्लूक फिगर नहीं है, ये एक रैंडम फिगर नहीं है, तुक्का नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट पढ़ के समझा। अच्छा एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ भाई, अब आपने 7 प्रोसेस लिखे, 7 को 7 इनहेरेंट रिस्क लिख दिए, भाई ये भी मत करिएगा। अगर तो आपको 7 प्रोसीजर्स लिखने हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप कुछ 7 रिस्क लिखने हैं, सॉरी प्रोसीजर्स कह रहा हूं मैं। अगर तो आपको 7 रिस्क लिखने हैं
तो आप 7 रिस्क जो है वो सिर्फ इनहेरेंट से ना लिख दीजिएगा, कंट्रोल से ना लिख दीजिएगा, डिटेक्शन से ना लिख दीजिएगा। आप जो है उसमें से कुछ रिस्क जो है वो इनहेरेंट के आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ रिस्क आप कंट्रोल के आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ रिस्क आप डिटेक्शन के आइडेंटिफाई करेंगे। दोबारा सुने, क्योंकि मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल रिस्क आइडेंटिफाई करे। एग्जाम के लिए आपको 7-8 रिस्क लिखने हैं। अब 7-8 रिस्क फ्लूक फिगर नहीं है, हमने कैलकुलेट किया, हमने एक नंबर निकाला। अब ऐसा भी ना करिएगा कि भाई सारे के 7 रिस्क आपने इनहेरेंट से लिख दिए, नहीं भाई, 7 के 7 आपने कंट्रोल से लिख दिया, 7 के 7 डिटेक्शन से लिख दिया। ऐसा भी नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा भाई? क्योंकि आपने बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि रेलिवेंट। एग्जामिनर ने हरगिज़ यहाँ पे नहीं बोला कि जो है आप इनहेरेंट रिस्क बता दो। एग्जामिनर ने हरगिज़ यहाँ पे नहीं बोला कि आप डिटेक्शन रिस्क बता दो। एग्जामिनर ने हरगिज़ ये नहीं बोला कि कंट्रोल रिस्क बता दो। उन्होंने क्या बोला? रेलेवेंट। तो एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि कौन सा रिस्क इनहेरेंट है, कौन सा कंट्रोल है, कौन सा डिटेक्शन है। तो ये भी बात मैंने समझा दी, 7-8 रिस्क लिखने, और ये भी बता दिया कि भाई एक कंपोनेंट के सारे मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये बात आपको मैं थोड़ी सा एक्सप्लेन कर दूं, मैं डिटेक्शन रिस्क क्या होता है। ये बात आपको पता है, लेकिन आपको याद दहानी के लिए बता देता हूँ। डिटेक्शन रिस्क किसे कहते हैं भाई? वो वाहिद ऑडिट रिस्क का एक वाहिद कंपोनेंट है डिटेक्शन रिस्क, जिसको ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है। इनहेरेंट रिस्क को ऑडिटर कंट्रोल नहीं करता। इनहेरेंट रिस्क एक नेचुरल रिस्क है, सही है, एक नेचुरल रिस्क है। क्या नेचुरल रिस्क है? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटर जी नहीं बनाते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि ऑडिटर जी नहीं बनाते, सही है, मैनेजमेंट बनाती है, सही है। तो इनहेरेंट रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है। चूंकि मैनेजमेंट बनाती है तो ऑडिटर जी का कोई बस नहीं चलता, ऑडिटर जी का कोई बस नहीं चलता इनहेरेंट रिस्क पे। इसी तरह कंट्रोल रिस्क कहां से आता है? कि भाई कंट्रोल्स जो कि मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किए हुए वो वीक हैं, सही, वो प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। अगेन प्री कंडीशंस आपने पढ़ी हैं। प्री कंडीशंस में क्या है कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंट्रोल लगाना। क्योंकि कंट्रोल लगाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंट्रोल रिस्क अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है उस पर ऑडिटर का जोर नहीं चलता। इसी तरह प्री कंडीशन में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इनहेरेंट रिस्क होंगे तो उस पर भी ऑडिटर जी का कोई बस, कोई कंट्रोल नहीं चलेगा। ऑडिटर जी का बस और ऑडिटर का कंट्रोल सिर्फ जो है वो डिटेक्शन रिस्क पे चलता है। और डिटेक्शन रिस्क में भी 2 चीजें, एक सैंपलिंग रिस्क और एक नॉन सैंपलिंग रिस्क। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क ये होता है कि ऑडिटर जी के प्रोसीजर्स ऑडिटर ने परफॉर्म किए वो इतने रोबस्ट नहीं थे, वो इतने अच्छे नहीं थे कि वो मटेरियल में से स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर सकें। तो ये बात भी मैं आपको याद दहानी कराना चाह रहा हूं कि भाई जो रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट होती है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, उसमें ऑडिटर का बस नहीं चलता, सही है। ऑडिटर का बस सिर्फ चलता है डिटेक्शन रिस्क के ऊपर। चले, आई कैप का सोल्यूशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आए एग्जामिनर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिनीज डिड नॉट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। जिस तरह मैंने आपको समझा दिया था भाई, कंपोनेंट का बताना जरूरी है। Examinees failed to explain which specific areas of the financial statements would be affected by the identified risk। भाई जरूरी है ना FSLI कि भाई कौन सी FSLI हेड हो रही है? रेवेन्यू हेड हो रहा है, सही है, इन्वेंट्री हेड हो रही है, कौन सा FSLI हेड हो रहा है आपको बताना था। The risk arising from exchange rate fluctuations on payables was generally overlooked। भाई IAS 21 है कि फॉरेन आपके पास जो है वो सप्लायर्स हैं, तो फॉरेन सप्लायर्स में जो है वो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आता है, और उस एक्सचेंज रेट का डिफरेंस को स्टूडेंट्स ने मेंशन किया ही नहीं। मार्क स्कीम क्या है भाई? यहाँ पे 0.5 मार्क्स फॉर आइडेंटिफाइंग ईच कंपोनेंट ऑफ ऑडिटर्स। जिस तरह हमने कहा था भाई के ऑडिटर्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करने का 1 मार्क, 1 मार्क फॉर ईच रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। जिस तरह हमने कहा था कि ऑडिट रिस्क को एक्सप्लेन करने का 1 मार्क और फिर उसके कंपोनेंट को टैग करने के आधा मार्क। तो तकरीबन अगर आप यहाँ पे 7 रिस्क लिख देते ना अलॉन्ग विद रेलिवेंट कंपोनेंट, तो आपको जो है वो 10 मार्क्स मिल जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सवाल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन इस चीज़ को मैं रिट्रेट कर लूँ कि ऑडिट रिस्क का जो सवाल है ना वो हर अटैम्प्ट में इंशाल्लाह पूछा जाता है। तो अब जो आपकी कमिंग अटैम्प्ट होगी, सही है, जो आपकी इंशाल्लाह अभी जो 2026 की अटैम्प्ट है, जो अगस्त में आपकी अटैम्प्ट होगी ऑटम 2026 की, सही है, मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा बड़ा सवाल जो है वो ऑडिट रिस्क से पूछा जाएगा। और मैं इस बात की भी तवक्को करता हूँ कि जब ऑडिट रिस्क का सवाल आए तो आप अच्छी तरह से जो है वो प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।